नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जान है तो सियासी जहान है। यूपी की सियासत में अब यही नारा बुलंद है। अब्बाजान भाईजान के बाद अब सियासत में चचा जान और अम्मी जान की एंट्री हो चुकी है। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया है, जिस पर अब घमासान मच चुका है। बात किसान आंदोलन की थी, लेकिन ओवैसी को बीच में लाकर राकेश टिकैत उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें जान नाम की पॉलिटिक्स चल रही है। पहले अल्लाहू अकबर का नारा और अब चचा जान, जिसने पूरे किसान आंदोलन को सियासी बना दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। ये यूपी की सियासत का खेल है। यहां अब्बा जान आ चुके हैं। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। चचा जान की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का चाचा जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा। सियासी अम्मी जान भी तैयार हैं। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। लैला है, मजनू है। ओवैसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बा जान के बाद अब चचा जान भी आ गए। अब चचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। ये तैयारी है 2022 के चुनाव की। ये खेल है देश के सबसे बड़े सूबे का, जिसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये चुनाव सिर्फ लखनऊ की सियासत नहीं तय करता, ये दिल्ली की गद्दी का फैसला भी करता है। यहाँ सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, सारे पैंतरे अपनाए जाते हैं। आजकल यहाँ हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा है, जिसमें जान वाला ट्रेंड चल रहा है। इस सियासी जंग में अब किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो चुकी है, जिन्हें ओवैसी में बीजेपी के चचा जान नजर आ रहे हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने ओवैसी पर तंज मारा तो एआईएमआईएम कहां चुप रहने वाली थी। किसान आंदोलन को पूरा सियासी बता दिया। वहीं टिकैत की पॉलिटिकल एंट्री का मुद्दा उठा लिया। आज राकेश टिकैत जी बड़े हिमायती हो गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि इनके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन हाँ, ये तो हकीकत है कि इनके पीछे वही नाम निहाल सेकुलर पार्टियां हैं जो हमें आज से नहीं लगभग 5-7 सालों से हमें बीजेपी का एजेंट कह रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। खैर, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन किसका आदमी है, सियासत इस पर तेज हो चुकी है। एआईएमआईएम टिकैत को बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो वहीं बीजेपी टिकैत पर हमलावर हो गई है। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं, हर बार बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब किसान आंदोलन के नाम पर अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए बार बार उनकी जबान पर राजनीति आ जाती है। आज वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ये जान ले, कितना भी प्रयास करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को हिला भी नहीं पाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और किसानों को ओवैसी की बंदूक बता दिया। आज श्री राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है वह मेरे समझ से परे है। पहले वह किसान पंचायत बुलाते हैं और वहाँ अल्लाह अकबर लगवाते हैं और फिर वो चचा जान बताते हैं। किसान आंदोलन माने अब चुनाव आंदोलन बन चुका है। किसान का कंधा और कांग्रेस सपा बसपा की बंदूक, एमआईएम की बंदूक। इससे पहले मुजफ्फरनगर की महापंचायत में टिकैत ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए थे, जिसे लेकर यूपी की सियासत गर्म हुई थी। मेरे भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा।
इतना ही नहीं, यूपी में राम मंदिर को लेकर भी टिकैत ने बीजेपी की सियासत पर हमला किया था, जहां उन्होंने खुद को राम का वंशज बताया था। भाई रामचंद्र जी के हम वंशज है, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी, हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनका कहां से रामचंद्र जी आ गया? हमारा था राम, इनका है जय श्री राम, इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया, हमारा तो राम राम था। बात जब यूपी की हो तो धर्म जाति का तड़का लग ही जाता है। मौसम चुनावी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर सियासी मंचों पर अब धर्म युद्ध छिड़ चुका है। आज तक ब्यूरो। यूपी की सियासत में जान का खेल चरम पर है। योगी आदित्यनाथ एसपी के लिए अब्बू जान का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भाईजान का मुद्दा लेकर मैदान में उतर जाता है। इस बीच सियासत में अम्मी जान की भी एंट्री हो गई है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी मैदान पर उतर चुकी है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि यूपी में जान है तो सियासी जहान है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है। लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। अब्बा जान, भाई जान, अम्मी जान, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ रिश्ते नहीं है, ये सिर्फ तंज नहीं है, ये अपने आप में पूरी सियासत है। धर्म की सियासत, वोट बैंक की सियासत, जो एजेंडा तैयार करती है, जो सियासी माहौल को गर्म करती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जब अब्बा जान कहते हैं तो अखिलेश यादव जवाब देने से नहीं चूकते। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अब्बा जान पर जारी योगी के तंज पर जब आज तक ने पंचायत में सवाल किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि आखिर अब्बा जान का ये खेल क्या है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। अब आम आदमी पार्टी ने भी यूपी की सियासत में राम का नाम लेकर एंट्री की है, जहां वो भी यूपी के सियासी अंदाज में पूरी तरह से रंगी नजर आ रही है। राम मंदिर के दर्शन के बाद अब अब्बा जान के इस खेल में आपने अम्मी जान को भी घसीट दिया है। इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है। लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। जब जनता पूछती है भाई स्कूल कहाँ है, मैं तो आम आदमी के रूप में आया था लखनऊ में स्कूल ढूंढने, भाई स्कूल बता दो कहाँ बनवाएं। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। सोनिया गांधी, अब्बा जान, चाचा जान, भाईजान के नाम तो सियासत ने साफ कर दिए, लेकिन ये अम्मी जान कौन है, इस पर चेहरे और नाम की सियासत होना बाकी है। जान के इस खेल में बीजेपी को भाईजान थोड़ा परेशान करते नजर आ रहे हैं। ओवैसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बा जान के बाद अब चाचा जान भी आ गए। अब चाचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। क्या आखिर 22 में हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? ना अब्बा जान साफ कर रहे हैं, ना चाचा जान साफ कर रहे हैं। तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान। यूपी में चुनावी मौसम है, जहां मॉनसून का मिजाज थोड़ा ठीक नजर नहीं आ रहा। सब अपने अपने अंदाज में बरस रहे हैं। भाई ओवैसी की एंट्री ने सियासी माहौल में तड़के का काम किया है। कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो,
समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। यूपी में ओवैसी की एंट्री किसको नुकसान पहुंचाने वाली है और किसको फायदा, हर बार चुनाव में ये अहम मुद्दा रहता है। ऐसे में हर कोई ओवैसी से पल्ला झाड़ रहा है। इस बीच जब सियासत में धर्म युद्ध छिड़ा है तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने खुद को कश्मीरी पंडित बताया, तो अब वहीं बीजेपी के हिंदू कार्ड पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। यूपी के चुनाव में धर्म युद्ध का बोलबाला है। कोई खुद को हिंदू का हितैषी बता रहा है तो कोई खुद को मुसलमानों का। शब्दों की जादूगरी चल रही है। अब्बा जान है, अम्मी जान है, चचा जान है, भाईजान है, जिस पर सियासी घमासान है। आज तक ब्यूरो। कृषि कानून को लेकर टिकैत मैदान में डटे हुए हैं, जो अब यूपी चुनाव से पहले सियासी तंज मार रहे हैं। आखिर राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया, क्यों? इस पर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने राकेश टिकैत से बातचीत की है, सुनिए। इन दिनों यूपी की सियासत कुछ गरमाई हुई है और गरमाने में राकेश टिकैत की भी थोड़ी भूमिका हो गई है। ये मुख्यमंत्री साहब ने अब्बू जान कहा, अब्बा जान कहा, आपने चाचा जान निकाली। क्या कंपटीशन है क्या? नहीं, कंपटीशन क्या होता? कोई बाहर से हमारे प्रदेश में आया, किसी को फायदा देने के लिए आया, तो उसका मान सम्मान तो रहना चाहिए ना। तो हमारी संस्कृति ये तो नहीं कहती कि हम उसको मान सम्मान नहीं उसका करेंगे। भाई उसको सम्मान से वे बुला रहे हैं तो बुलाएंगे उसको। चाचू जान ने तो कहा कि चाचू जान, बीजेपी का चाचू जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा, आ गया वो। ये गांव के लोग कह रहे हैं। कौन? गांव के लोग कह कौन है चाचू जान? मतलब ये ओवैसी है, हैदराबाद से कहीं से आया, तो कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फायदा देगा, इनके लिए काम करेगा। जब तक इलेक्शन रहेगा यहाँ पे आएगा, फिर कहीं इलेक्शन होगा, ये चाचू जान बीजेपी का ये परमानेंट चाचू जान है, फिर ये कहीं और आ जाएगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं इनको फायदा देने का काम करता है। आप कई बार कहते हो क्या कि पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, तो ये जो पॉलिटिशियन पर जो कमेंट आपके आते हैं, एक शब्द वाले, चाचू जान और पता नहीं क्या क्या नारे भी आप देने लगते हो, तो क्या आपको लगता है क्या कि आपका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मन तो लगता ही है? पॉलिटिक्स तो देश का हर आदमी करता है। वो आदमी बताओगे जो पॉलिटिक्स ना करता हो, जो वोट ना देता हो। जो भी आदमी वोट दे रहा है वो राजनीति कर रहा है, उसकी कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी में, संस्था में, आदि में उसका योगदान रहता है, वो उसकी विचारधारा उससे मेल खाती है। उसमें दिक्कत क्या होगी? पॉलिटिक्स हर आदमी को करनी चाहिए, बगैर पॉलिटिक्स के तो कुछ आजकल होता ही नहीं। तो मतलब आप भी इशारों में ही पॉलिटिक्स करेंगे सीधे? तो आपने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं है, वोट देना भी पॉलिटिक्स है। किसी को कोई चीज बता देना अपने उससे, तो वो भी पॉलिटिक्स है। भाई हम भी तो इसी देश के वासिंदे हैं। भाई किसी को सम्मान देना हमारी संस्कृति ने कहा। उत्तर प्रदेश तो तहजीब का वो है। जो आने वाला मेहमान है, हम ये सोचते हैं कि उसको बेस्ट है बेस्ट, हम उसको किस तरह के उसकी खातर तवज्जो करें, उसको किस नाम से नवाजा जाए। तो अगर किसी को अंकल तो उसको कह नहीं सकते। अंकल तो एक पढ़ा लिखा जो फैशनेबल आदमी होता है उसको कहते हैं। उनको चाचू जान पसंद है तो बीजेपी का चाचू जान आ गए। जहां जहां पे भी इलेक्शन होंगे वो उनको वहां पे उनकी मदद करता है, उसको तो सम्मान करना चाहिए, स्वागत उसका करना चाहिए इनको सबको। उसमें दिक्कत क्या होगी?
अच्छा, अंकल क्यों नहीं कर सकते? आप अंकल शब्द पे अंकल नहीं है, अंकल उनको ठीक नहीं लगा। अंकल नहीं, अंकल तो पढ़ा लिखा कोई वकील हो, कोई हकीम हो, कोई डॉक्टर हो, बैरिस्टर है ओवैसी साहब, बच्चे ओवैसी साहब बैरिस्टर है, उसको बच्चे है तो वो कह सकते हैं, लेकिन ये तो किसी को फायदा देने के लिए आ रहा है, तो अंकल है तो उनके लिए तो ये कहना चाहिए, चाचू जान कहना चाहिए। आप कह रहे हो क्या कि पढ़ा लिखा ही पैमाना है, तो ओवैसी तो बैरिस्टर हैं, तो आप उनके लिए वेशभूषा उनकी वो नहीं है, वो जिस काम के लिए आ रहे हैं वो ठीक है, वो उनके लिए वो भी ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा कि बीजेपी वाले उनको चाचा जान कहेंगे, चाचू जान कहेंगे, उनको भी ठीक लगेगा, इनको भी ठीक लगेगा, उसमें दिक्कत क्या है? तो ये सिर्फ सम्मान के लिए है या कुछ इशारा कहीं और भी है? वो जो जिस भाषा में जो जिस उसमें जो जिसका मतलब जो समझे वो सब वही है। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अब आपको गुजरात। सियासत में वहां पर मंत्रिमंडल को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीएम बदलने के बाद बीजेपी अब मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को एक दिन के लिए टाल दिया गया। रूपाणी के इस्तीफे ने सबको चौंकाया, नए सीएम के चेहरे ने सबको चौंकाया। क्या अब गुजरात का नया मंत्रिमंडल भी चौंकाने वाला है? आखिर कैसा होगा गुजरात का नया मंत्रिमंडल? किसका कटेगा पत्ता? किसको मिलेगी टिकट? कौन होंगे बड़े चेहरे? कितना बदलेगा मंत्रिमंडल? सबकी नजर इन सवालों पर है। बीजेपी की रणनीति तैयार है, चेहरों को लेकर घमासान जारी है, आला कमान माथापच्ची कर रहा है, वहीं नए मंत्रिमंडल को लेकर सस्पेंस जारी है। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया। पहले ये शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर करीब 2:30 बजे होना था, लेकिन अब कल दोपहर 1:30 बजे का वक्त रखा गया है। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है और शायद यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी अब नो रिपीट थियरी को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस वजह से कई ऐसे बीजेपी के सीनियर मंत्री नाराज है। लेकिन अगर ये थियरी 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल रही तो इसका नतीजा दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा जा सकता है। पार्टी के नए मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान जारी है। आज बाकायदा शपथ ग्रहण के लिए पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं ने उस पर ही अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज होना था, जिसको लेकर जो बैनर्स थे वो बैनर्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन अब उन बैनर्स को यहाँ पे हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 तारीख लिखी हुई थी और 15 तारीख को अब हटा दिया गया है। जो बैनर्स लगाए गए थे वो सारे बैनर्स को हटा दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो डेट ऊपर लिखी गई थी वो सारी डेट को हटा दी गई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह जो अब होना था उसे रद्द कर दिया गया है। ये सीधी सी बात है कि किस तरीके से जो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से जो पूरा शपथ ग्रहण समारोह है उसे रद्द कर दिया गया है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के एक अफसर और एक महिला कांस्टेबल का स्विमिंग पूल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक शख्स के साथ डांस करते एक लड़की का वीडियो वायरल है और कहा जा रहा है कि ये दोनों भी राजस्थान के पुलिसकर्मी हैं। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने जांच कर इस वीडियो की हकीकत की पड़ताल की है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के एक अफसर हीरालाल सैनी का एक महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में अश्लील हरकतें करते हुए कथित वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में महिला कांस्टेबल का 6 साल का बच्चा भी नजर आ रहा था। अब इस मामले में हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इन घटनाक्रमों के बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स के साथ डांस करती लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों राजस्थान के पुलिसकर्मी हैं, जिनके इस वीडियो के वायरल होने की वजह से उनका तबादला कर दिया गया था। एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,
डिप्टी साहब को शानदार डांस ने करवाया एपीओ। दोनों में गजब का टैलेंट है, बस फिल्मों के बजाय गलती से राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गए। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा भ्रामक है। वायरल वीडियो के की फ्रेम्स निकाल कर उन्हें रिवर्स सर्च करने से हमें पता चला कि निकिता शर्मा नाम की एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने ये वीडियो 17 जून 2021 को अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया था। वीडियो में उन्होंने बताया था कि जिनके साथ वो डांस कर रही हैं वो उनके पापा हैं। निकिता के इंस्टाग्राम पेज पर दी गई जानकारी के मुताबिक वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक निकिता के पापा संदीप कुमार शर्मा डिफेंस में रह चुके हैं। साल 2020 के एक इंटरव्यू में निकिता ने बताया कि उनके पापा आर्मी में थे और 7-8 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। साफ है कि राजस्थान पुलिस से निकिता या उनके पिता का कुछ लेना देना नहीं है। हमारी पड़ताल में ये बात साबित हो जाती है कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर निकिता शर्मा और उनके पापा के डांस वीडियो को राजस्थान पुलिस के हालिया वायरल वीडियो मामले से जोड़ा जा रहा है। गंगा को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन गंगा की ये लहरें कयामत भी ला सकती हैं। इसकी बानगी मिली बिहार के हाजीपुर में। यहां भीषण बाढ़ के बाद अब गंगा की लहरें किनारों को काट रही हैं। किनारों की जमीन गंगा में समा रही है। किनारे पर बने घर भरभरा कर गंगा में समाते जा रहे हैं। किनारों पर खड़े मजबूत पेड़ों को भी गंगा अपनी आगोश में लेती जा रही है। जीवन त्राही त्राही हो चुका है। तस्वीरें बेहद भयावह हैं, देखिए। गंगा ने दिखाया रौद्र रूप। हाजीपुर में जल प्रलय के हालात। गंगा किनारे कयामत का मंजर। गंगा में समा गए दरख्त। गंगा में समा गया घर-बार। गंगा में खौफनाक कटाव का लाइव वीडियो। गंगा में समाते घरों का लाइव वीडियो। गंगा की लहरों से जिस दरख्त को जिंदगी मिली थी, उसे गंगा मैया की लहरों ने अपनी आगोश में ले लिया। गंगा किनारे खड़ा हरा भरा ये पेड़ गंगा की गोद में समा गया। गंगा की लहरें तो जैसे सब कुछ अपने आप में समेट लेने के लिए आमादा है। गंगा में उफान क्या आया, गंगा किनारे खड़े पेड़ों की शामत आ गई। देखिए एक और पेड़ कैसे गंगा की लहरों में समा गया। पेड़ के नीचे की जमीन गंगा की लहरों में समाई तो पेड़ ने अपना आधार खो दिया और जड़ों समेत गंगा में समा गया। गंगा किनारे खड़े इस विशालकाय पेड़ की भी शामत आई हुई है। देखिए पेड़ के नीचे की मिट्टी गंगा की लहरों में बह गई है और पेड़ गंगा में गिर रहा है। हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको स्लो मोशन में नहीं दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। देखिए पेड़ के नीचे से पहले मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही है। पेड़ हिलने लगता है, अपनी जड़ों पर तने रहने की ताकत खो रहा है और देखते ही देखते ये पेड़ गंगा में छपाक से गिर पड़ता है। गंगा किनारे लोग हैरत से ये नजारा देख रहे हैं कि किस तरह गंगा अपने किनारों को काट रही है और एक के बाद एक पेड़ किनारे तोड़कर गंगा में समाते जा रहे हैं।
गंगा की लहरों की आफत सिर्फ पेड़ों पर ही नहीं आई है। गंगा किनारे बने इस मकान की दीवारों में दरार नजर आ रही है। ये दरार धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो क्या ये मकान भी गंगा में समा जाएगा? लोग किनारे पर शोर मचा रहे हैं। अरे ये क्या, मकान के आगे का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। सारा मलबा गंगा की लहरों में समा गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। मकान के पीछे का हिस्सा भी भरभरा रहा है और ये देखिए, ये हिस्सा भी गंगा में समा गया। ये तस्वीरें बिहार के हाजीपुर के सोनपुर इलाके की हैं, जहां बाढ़ की तबाही के बाद अब गंगा के कटान की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। घर-बार और पेड़ गंगा में समा रहे हैं। देखिए किस तरह गंगा किनारे ये मकान भरभरा कर गिर रहे हैं। दीवारें तड़तड़ा कर टूट रही हैं। पक्के मकान की बीम को सरिये भी नहीं रोक पा रहे हैं। गंगा की लहरों से मुकाबला करने की इनकी औकात नहीं है। लहरों के आगे ये इमारतें भी बेबस हो गई हैं। गंगा में समाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। गंगा के खौफनाक कटाव में इस तरह से दर्जनों मकान और पेड़ समा गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो तस्वीर है, अब जरा उसे देखिए। धरती फटने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन देखिए किस तरह धरती यहां फट रही है। गंगा की लहरों ने अपने किनारों को नीचे से जैसे चाल दिया है। देखिए किस तरह ये किनारा कट रहा है। जमीन धीरे धीरे फटकर नीचे धंस रही है। और फिर गंगा की लहरों में ये विलीन होती जा रही है। हाजीपुर में सोनपुर के सबलपुर के पछियारी टोला में गंगा की लहरों ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो दर्जनों मकान और पेड़ इसी तरह से टूट टूट कर गंगा की लहरों में समाने लगे। गंगा की लहरों के इस खौफनाक रूप से नदी के किनारे रहने वाले खौफ में है। जिस तरह गंगा किनारे विध्वंसक कटान हुई है, ये मंजर यहाँ के लोग दशकों तक नहीं भुला पाएंगे। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। गुजरात के जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट में कुदरत का कोप बरस रहा है। 4 दिन की मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान ने जामनगर और जूनागढ़ की हालत खस्ता कर दी है। बारिश थम गई है, लेकिन यहाँ गांव के गांव डूबे हुए हैं। शहर में भी कई मोहल्लों के घरों की जो पहली मंजिल है वो जलमग्न हो गई है। सैलाब ने यहाँ की जिंदगी को मानो जहन्नुम बना दिया हो। चार दिनों की मूसलाधार बारिश और सैलाब ने गुजरात के जूनागढ़ का क्या हाल कर रखा है, इस बारे में हम क्या बताएं। ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। जहां तक निगाह दौड़ाएं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव के गांव डूबे हैं, खेत खलिहान डूबे हैं, फसलें पानी में समा गई हैं। हम आपको जूनागढ़ के सैलाब का एरियल वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यहां सैलाब ने तबाही मचाई। जूनागढ़ में ओजत, भादर और उबेन नदियों में भीषण सैलाब में आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। हम इस वक्त जूनागढ़ के पंचारा गांव में हैं। यहाँ पर ये जो अथाह सागर जैसा पानी का फैलाव आप देख रहे हैं, दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो बरसात हुई है 2 दिन पहले, उसका जो पानी है बहुत ज्यादा, 2 नदियों में जो आसपास की जहाँ की 2 नदियां हैं उनमें इतना ज्यादा पानी भर गया कि ये दरअसल खेत हैं जिसके ऊपर ये पूरा पानी का फैलाव है, जो अभी 2 दिन बाद भी नहीं निकला है। जूनागढ़ में हाहाकारी सैलाब ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। उनकी मूंगफली, सोयाबीन, कपास और ज्वार की फसलें तबाह हो गई हैं। गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ सरकार ने पैसा तो बहुत खर्च किया, लेकिन इन इलाकों को बाढ़ के कहर से निजात नहीं मिली। मीडिया सिवाय कोई आया नहीं। वो राजकारणी दृष्टि तो एक भी नेता कोई आता नहीं है। वो खर्चा किया है लाखों रुपया का, वो ओजत नदी का, वो खाली बिनवार्षिक खर्चा किया था, किया पुरता, वो उपयोग नहीं है, क्योंकि वो नदी बिल्कुल खत्म हो गई। जूनागढ़ के गेट विस्तार में तबाही का जरा ये मंजर देखिए। यहाँ कयामत का मंजर नजर आता है।
घरों में कमर भर से लेकर गले तक पानी लगा हुआ है। महिलाएं भी कमर भर पानी में अपने घर के बाहर खड़ी और मदद का इंतजार कर रही। देखिए ये घर किस तरह पानी में डूबे हुए हैं। घर का सारा सामान डूबा है। घरों के बर्तन पानी में बह रहे हैं। इन घरों में बाढ़ की वजह से खाना तक नहीं बना है। बने भी कैसे? सब कुछ तो पानी पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे जूनागढ़ में कुदरत का कोप बरस रहा है। गांव के गांव जलमग्न हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए जुटी हैं। वंथली तहसील के तमाम इलाके इसी तरह जलमग्न हैं। वंथली के संतालपुर गांव में खेतों में एक परिवार पानी में फंस गया। इस परिवार के साथ 4 छोटे बच्चे भी थे। कड़ी मशक्कत के बाद इनकी जान बचाई जा सकी। जूनागढ़ में सैलाब ने लोगों की हालत खराब कर दी है। सड़कों पर घुटने भर पानी भरा, जहां या तो नाव चल सकती है या फिर ट्रैक्टर। जगह जगह सड़कें भी टूट गई हैं। ऐसे ही एक सड़क पर एक बस निकल रही थी, लेकिन उसका अगला हिस्सा सड़क में बने गड्ढे में समा गया। बस बीच सड़क फंस गई। और ये तस्वीरें जामनगर की है। यहां सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई है। सैलाब में जानवर बह रहे हैं। कहीं भैंस बह रही है, कहीं कुत्ता सैलाब की लहरों में फंसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिख रहा है। बाढ़ और बारिश ने जामनगर का हुलिया बदल दिया है। अभी भी तमाम इलाकों में घर डूबे हैं। घरों की पहली मंजिल तक पानी में डूबी हुई है। मैदान में खड़े ट्रक भी पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। 4 दिनों तक अनाज पानी में डूबा रहा तो उसको फेंकने की नौबत तक आ गई। गुजरात में सैलाब के चलते अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। 7,565 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। जामनगर में 3,966 लोगों को विस्थापित किया गया है। राजकोट में 3,274 लोगों को विस्थापित किया गया है। 320 लोगों को पोरबंदर से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ के 22 गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट में बारिश का जोर तो थमा है, पानी भी उतार पर है, लेकिन अब लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। टिफिन बॉम्ब और आरडीएक्स केस में 4 और आतंकी दबोचे गए हैं। 4 और आतंकवादियों को दबोचा गया है। ऑयल टैंकर उड़ाने की रची गई थी साजिश। आपको बता दें कि लगातार आतंकवादियों की धरपकड़ जारी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने वहीं अलर्ट जारी कर दिया है। बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगह पर कड़ी कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। टिफिन बम और आईडी मामले में ये 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। यकीनन अब इन चारों से पूछताछ के जरिए इनकी कड़ी कहां और जुड़ी थी, उन सभी से की जाएगी पूछताछ और उनकी धरपकड़ करने की कोशिश और कवायद तेज की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदा दिशा निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब टिफिन बम ब्लास्ट केस में 4 और गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी कल किस तरह से हुई थी, वो भी खबर हमने आपको पहुंचाई। अपने आप में मौजूदा वक्त यकीनन बहुत सारे मामलों में काफी ज्यादा चुनौतियां साथ लेकर आ रहा है। नौकरी खोजने वाले ज्यादातर लोगों का इंतजार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में खत्म हो सकता है। मैन पावर ग्रुप के एक सर्वे में दावा किया जा रहा है कि देश में हायरिंग सेंटिमेंट 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। मैन पावर का दावा है कि 65% कंपनियां अगली तिमाही में लोगों को जॉब देने के लिए तैयार हैं। अगले महीने से शुरू होने वाला फेस्टिव सीजन नौकरियों के मोर्चे पर खुशखबरी की सौगात लेकर आ रहा है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस साल की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जॉब मार्केट में शानदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। मैन पावर ग्रुप के रोजगार सर्वे के मुताबिक हायरिंग आउटलुक पिछले 7 साल में सबसे बेहतरीन रह सकता है। सर्वे में शामिल 3046 कंपनियों में से 64% ने अगली तिमाही में कर्मचारियों को नौकरी देने की बात कही है, जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में महज 6% कंपनियां हायरिंग के लिए तैयार थीं। 20% कंपनियों का कहना है कि उनकी हायरिंग गतिविधियां सामान्य से कम रहेंगी। वहीं 15% कंपनियां जॉब के हालात में किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगी। 1% कंपनियां नई हायरिंग नहीं करेंगी, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 44% था। पिछले साल की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मुकाबले हायरिंग सेंटिमेंट्स में 40% का इजाफा हुआ है। वहीं पिछली तिमाही के सर्वे के दौरान काफी कंपनियों ने नौकरी के मौके कम करने की बात की थी।
सर्वे में नई नौकरियों के मिलने की संभावना जाहिर करने के साथ ही इंक्रीमेंट के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। सर्विसेज सेक्टर की 50% कंपनियां वेतन बढ़ाने को तैयार हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 43%, फाइनेंस, बीमा और रियल एस्टेट सेक्टर की 42% कंपनियां सैलरी बढ़ाने की योजना बना रही हैं। अगर फेस्टिव सीजन में ये बढ़ोतरी होती है तो फिर त्योहारों में नौकरी पेशा लोगों के सेंटिमेंट्स सुधरेंगे, जिससे बिक्री में बम्पर इजाफा हो सकता है। अब वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी है, सत्यता है। तो कोई जयपुर का एम्प्लॉई जो पूना जाने में झिझकता था या अमेरिका जाने में झिझकता था, जिसका पास पासपोर्ट नहीं था, वो आज ही एम्प्लॉयबल है और आज ही वो रिमोटली काम कर रहा है। दिस हैज क्रिएटेड अ मेजर शिफ्ट ऑफ पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, क्योंकि आज वो घर के कंफर्ट में कोरोना से बचते हुए काम कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसलिए भी हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रांजिशन है, जो एट्रिशन है, वो बहुत बढ़ गया है। अगर नई नौकरियों के मौके को देश के अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखा जाए तो फिर पश्चिमी भारत में 49% कंपनियां, पूर्वी भारत में 45%, जबकि उत्तर भारत में 43% कंपनियां नई जॉब देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि ये सारे अनुमान सटीक साबित होंगे, जिससे कोरोना से कर्राती इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। मोदी का महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत मिशन अब अपना असर दिखाने लगा है। अप्रैल जून तिमाही में देश के एक्सपोर्ट प्री कोविड स्तर से भी आगे निकल गए हैं। पीएलआई स्कीम समेत तमाम प्रोत्साहन योजनाओं से देश की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। किसी भी देश के आत्मनिर्भर बनने का सबूत है कि आयात घटे और निर्यात बढ़ने लगे, यानी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा एक्सपोर्ट करने लायक भी उत्पादन करने में अगर कोई देश कामयाब हो जाए तो फिर वो आत्मनिर्भरता की कसौटी पर एकदम खरा उतरेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन भी कुछ इसी तरह देश का निर्यात बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। इस मिशन में जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई को जोड़ा गया है, तब से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर तेज रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके दम पर 2021-22 में भारत निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि जिस विकास दर को बढ़ाने में सरकार पूरा दमखम लगा रही है, उस जीडीपी का ग्रोथ इंजन बनने के लिए भी एक्सपोर्ट तैयार है। अप्रैल जून में जीडीपी में निर्यात का योगदान 40% पर पहुंच गया है। इस साल अप्रैल जून में 7,68,589 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ, जबकि अप्रैल जून 2019-20 में 7,06,991 करोड़ का निर्यात किया गया था। यानी जिस प्री कोविड तिमाही के मुकाबले जीडीपी अभी भी 10% कम है, उसी तिमाही के मुकाबले निर्यात में ये बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था का हौसला बढ़ाने वाली है। हमारे देश का एक्सपोर्ट पिछले साल से अप्रैल अगस्त पीरियड में करीब 67% बढ़ा है और अगस्त महीने के अंदर खाली 47% का इंक्रीज हुआ है। ये एक्सपोर्ट बढ़ने का प्रमुख कारण है कि कोविड के बाद से चाइना का झुकाव लोगों की तरफ काफी कम हो गया और चाइना से सारा व्यापार शिफ्ट हो रहा है। जो इन्होंने रोड टैप चालू किया है और इसके अलावा पीएलआई स्कीम चालू करी है, इससे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस साल अप्रैल जून में 20% की विकास दर हासिल करने के बावजूद हालात प्री कोविड स्तर के मुकाबले काफी बदतर हैं। इसका अनुमान जीडीपी की सबसे बड़ी ताकत निजी खपत के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। अप्रैल जून 2019 में बतौर निजी खपत 20,24,421 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि इस बार अप्रैल जून में ये खर्च घटकर 17,83,611 करोड़ रुपए पर सिमट गया। ऐसे में एक्सपोर्ट में हो रही बढ़ोतरी जीडीपी की मजबूत ताकत बनने को तैयार है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जारी सरकारी कोशिशों का नतीजा है कि इस साल के लिए वस्तु निर्यात का $400 अरब का जो लक्ष्य रखा गया है, अप्रैल अगस्त में उसका 41% हासिल किया जा चुका है। साथ ही हाई एंड वैल्यू वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात 15% बढ़ा है।
मोबाइल फोन, फार्मा और मशीनरी जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में आई तेजी के पीछे एक वजह कीमतों में हुई बढ़ोतरी को भी माना जा रहा है। ऐसे में एक्सपोर्ट की असली ताकत और इजाफे का अंदाजा लगाने के लिए कुछ तिमाहियों तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।